हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2। एंड दोस्तों, हम लोगों ने अप्लाइड फिजिक्स 2 से ऑलरेडी 2 यूनिट को कंप्लीट कर लिए हैं। पहला यूनिट था आपका वेव मोशन एंड दूसरा यूनिट था ऑप्टिक्स। तो अगर आपने इन दोनों यूनिट को अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर डेफिनेटली आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स को जो है 1 बाय 1 देख लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों यूनिट से ज़्यादातर सवाल जो है पूछे जाते हैं, तो अगर आप इन दोनों यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है अटेंड कर सकेंगे। तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जल्दी से जल्दी इन दोनों यूनिट को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपका काम क्या है, सिर्फ क्लासेस को बारीकी से देखना, ओके, एंड उसके साथ साथ चीज़ों को समझना, ओके। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। तो इस यूनिट पे हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दूसरा यूनिट रहेगा आपका, दूसरा चैप्टर रहेगा क्या इस यूनिट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। एंड तीसरा चैप्टर रहेगा कैपेसिटेंस, ओके। तो ये 3 चैप्टर है इस पूरे यूनिट पे। तो इस चैप्टर से लगभग आपका 4 से 5 क्लास आ सकता है। इसमें 1 या 2 लेक्चर आ सकता है एंड इसमें 2 लेक्चर आएगा, ठीक है। तो इतने लेक्चर जो है इस यूनिट से हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस हमारे पास टाइम कम है, तो फटाफट से हम लोग लेक्चर्स बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ओके। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक शाखा है जहाँ पे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर जो सभी चार्ज रेस्ट में रहता है, जिसका मूवमेंट नहीं होता, जिन सभी चार्ज का, उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऑन व्हिच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। ये होगा इसका डेफिनेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अच्छा यस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऑन व्हिच, या सॉरी, in which we study about the static इलेक्ट्रिक चार्जेस और चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। तो इस ब्रांच में हम लोग इस शाखा में क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, या फिर चार्जेस जो कि रेस्ट में रहता है उन सभी के बारे में, ठीक है। ये दोनों बातें जो है सेम है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्जेस एट रेस्ट का मतलब आपका सेम है, ठीक है। अब ये चीज़ होता क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द डेफिशिएंसी और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ एटम, ठीक है। तो किसी एटम पे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहाँ से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया है या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, चार्ज, ठीक है। चलो, तो अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इसका एक मेन फंक्शन है कि देखो, ये जहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये जहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो वहाँ पे ही सीमित रह जाएगा, वो फ्लो नहीं होगा। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू। एक कंडक्टर है, दिस इज आवर कंडक्टर, ये मान लेते हैं दिस इज एल्यूमिनियम वायर, ठीक है, ये एक एल्यूमिनियम का तार है। तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड पे जाता है, एंड चार्ज जो है वो इस तरफ जाता है, ठीक है। चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाता है। तो कंडक्टर पे ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था, लेकिन इन द केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे जो है
इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, सिर्फ इसका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे ट्रांसफ़र हो जाता है एंड वो वहीं पे रह जाता है, ठीक है ना। एंड इसको हम लोग किसी हमारे काम के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते इस चार्ज को, ठीक है ना। चलो, तो सिर्फ हम लोग जो है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ खास तरीके के एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस तरह के चार्जेस को जो है हम लोग यूज़ करते हैं। चलो, अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि ये ठंडे का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो ठंडे का मौसम चल रहा है तो आप लोग कंघी तो करते ही होंगे ना। तो कंघी करने के बाद उस कंघी को अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के आगे ले जाएंगे तो देखिएगा कि वो कंघी जो है वो कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होता है, सपोज दिस इज़ माई कोम्ब, ठीक है, ये हमारा कंघी है, ओके, एंड मैंने कुछ यहाँ पे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हैं, दिस इज़ आवर कागज़ का टुकड़ा, ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कागज़ के टुकड़े करके रखे हैं। अब इस कंघी को मैं लूँगा, ठीक है, फिर मैं अपने बालों को ऐसे कंघी करूँगा। करने के बाद अगर मैं इस कंघी को इस कागज़ के टुकड़े के पास ले जाता हूँ तो ये जो कागज़ के टुकड़े हैं ये कंघी के साथ चिपक जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जब हम लोग इस कंघी को हमारे बाल के साथ ऐसे कर रहे थे तो बालों के साथ ये कंघी का जो टिप्स है, ये जो दांत है इसका फ्रिक्शन हो रहा था, ठीक है, एंड फ्रिक्शन की वजह से हमारे बालों से एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है एंड यहाँ पे एक चार्ज आ गया है, इधर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये ही चार्ज की वजह से इस छोटे छोटे टुकड़े को ये आपका अट्रैक्ट करा है, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई चार्ज है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं आगे भी दूंगा, रॉड, ग्लास का रॉड एंड इबोनाइट रॉड का एग्जांपल मैं देने वाला हूँ आगे जाके। तो फिलहाल हम लोग हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अभी हम लोग क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है दोस्तों, ओके, इसका हम लोग कुछ यूजेस देखने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका जो कंसेप्ट है कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन से काम के लिए इसका कंसेप्ट जो है यूज़ किया जाता है। देखो, सबसे पहला तो जेरोक्स मशीन, ठीक है, जेरोक्स मशीन और फोटोकॉपियर जिसको हम लोग कहते हैं, फोटोकॉपियर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। जेरोक्स मशीन और फोटोकॉपियर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको फॉलो करता है आपका क्या, जेरोक्स एंड फोटोकॉपियर मशीन, ठीक है। तो सेकंड में क्या है, सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो आपका क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है एंड जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है उसमें क्या चार्ज रहता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। एंड ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते रहता है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमें मिलता है कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये हम लोग आगे बात करेंगे, ओके। चलो, तो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन हो गया एंड तीसरा एप्लीकेशन देखो, तीसरा एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड कंडेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर
इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड कंडेंसर work on the principle of इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ओके। 3 एप्लीकेशन लिखा दिए हैं और भी लिखा देता हूँ। अब क्या है, स्प्रे पेंटिंग या फिर जो पाउडर्ड कोटिंग होता है, ठीक है, स्प्रे पेंटिंग जो होता है या फिर पाउडर्ड कोटिंग जो होता है वो भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल के सहारे करते हैं। ठीक है, स्प्रे पेंटिंग और स्प्रे पेंटिंग और क्या, स्प्रे पेंटिंग और आपका होता है पाउडर्ड कोटिंग are done with the help of the principle of electrostatic। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में और भी चीज़ें जो है देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। देन उसके बाद पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, पॉल्यूशन जो है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, एक मशीन होता है, एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर फॉर फ्लाई एसेस। तो देखो इंडस्ट्री में क्या रहता है, धुआं निकलने के लिए एक ऐसा चिमनी रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है ना, दिस इज आवर चिमनी। तो यहाँ से जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो इसमें जितने भी फ्लाई एसेस होते हैं, फ्लाई एसेस मतलब राख जो हवा के साथ उड़ता रहता है, छोटे राख होता है, वो उड़ता रहता है, उसको हम लोग फ्लाई एसेस कहते हैं। तो फिर देखो फ्लाई एसेस, यहाँ पे एक सिस्टम रहता है, ठीक है, एक सिस्टम लगाया जाता है इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। तो इसमें एक चार्ज रहता है, ओके, इसमें एक चार्ज रहता है एंड जो फ्लाई एसेस होते हैं उसको चार्ज दिया जाता है, कुछ में चार्ज होते हैं। तो वो जब इससे पास होगा, ठीक है, इस सिस्टम से पास होगा, तो क्या होगा कि इस चार्ज की वजह से वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा एंड इसमें जमा होने लगेगा। ठीक है, बाहर निकलने की वजह से, बाहर निकलने के बदले में वो इस प्रेसिपिटेटर के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे फ्लाई एसेस जमा होगा। ठीक है, तो हम लोग धुएं से जो है फ्लाई एसेस को रिमूव कर पा रहे हैं एंड ये जो धुआं निकल रहा है वो उतना ज़्यादा भी हार्मफुल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ से कुछ चीज़ों को जो है, ख़तरनाक चीज़ों को जो है, पार्टिकल्स को जो है निकाल रहे हैं। तो ये है पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। तो ये बात जो है आप लोग लिख सकते हैं। एंड एक और चीज़ है, नेचुरल फिनोमेना लाइक लाइटनिंग एंड थंडर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना like lightning and thunder can be explained by electrostatic। ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि नेचुरल फिनोमेना होता है, बिजली गिरना। ठीक है, बारिश के मौसम पे जो बिजली गिरते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के
सहारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, उसके सहारे हम लोग उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो फटाफट से इन चीज़ों को जो है आप लिख लीजिए। देन हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अभी हम लोग जो है चार्ज का कंसेप्ट को फिर से चार्ज कर लेंगे। इधर चार्ज बोले तो रिमेंबर कर लेंगे, थोड़ा बहुत इसको हम लोगों ने सीख लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि तब हम लोगों ने कहाँ पे अब डिस्कशन किया था, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब हम लोग कहाँ पे डिस्कस करेंगे, अप्लाइड फिजिक्स 2 में। तो दोनों सब्जेक्ट जो है अलग है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, सेम चीज़ सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट में सीखेंगे, वहाँ पे हम लोगों ने FEEE पे सीखे थे, ठीक है। कोई अलग चीज़ नहीं सीखने वाले हैं, बिल्कुल सेम चीज़ सीखने वाले हैं। सिर्फ रिमेंबर कर लेते हैं, थोड़ा सा उतना डीप में नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ रिमेंबर करा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ के रखा है। ओके, सो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, एटम पे जितने भी उसके फंडामेंटल पार्टिकल रहते हैं, ठीक है, एटम के भीतर जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल रहते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सभी का एक अपना प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, अपना जो प्रॉपर्टी है उसका चार्ज। जैसे कि आपका क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी ये अपना एक प्रॉपर्टी है कि उसमें जो चार्ज रहेगा वो माइनस रहेगा, ठीक है, एंड प्रोटॉन का प्लस रहता है। तो ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर चार्ज को आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो हम लोग कह सकते हैं, जनरली वी कैन डिफाइन चार्ज as the charge as the deficiency और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, और जो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है, इन एन एटम। तो देखो, किसी एटम पे अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया है, ओके, या फिर एक इलेक्ट्रॉन घट गया है, तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ चार्ज, ठीक है, क्योंकि चार्ज का जो सबसे लिस्ट जो वैल्यू होता है वो हम लोग मानते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उसको ही हम लोग सबसे लिस्ट चार्ज मानते हैं, ठीक है, सबसे कम चार्ज जो है उसको ही मानते हैं, एंड वहाँ से हम लोग चार्ज को जो है काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो देखो, अब टाइप्स क्या होगा चार्जेस के, एक तो आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया है, तो वो उस चार्ज को, उस एटम के चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, आपका पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। एंड उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे कि उस एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो उस एटम के चार्ज को हम लोग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, ठीक है। एंड नेगेटिव के केस में अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड होता है तो उसके चार्ज को हम लोग कहते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ गया है तो उसके चार्ज को 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कहेंगे, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है तो हम लोग उसको 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज कहेंगे, ठीक है ना। एंड न्यूट्रल कंडीशन में कोई भी एटम नेचुरल स्टेट में रहता है, मतलब उसका कोई भी चार्ज नहीं रहता है, ठीक है, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहता है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रहता है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के पास एंड इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज होता है, लेकिन ऑपोजिट नेचर का। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव नेचर का
एंड इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज का चार्ज रहता है, तो दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। इसीलिए बैलेंस कंडीशन में या फिर ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम का चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा तभी उसका चार्ज आता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में हम लोगों ने 2 देख लिए। अभी देखो, अभी क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि आपको एक ग्लास का रॉड लेना है, ठीक है। एक ग्लास का रॉड लेना है। ग्लास रॉड इज रब्ड बाय अ सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो एक ग्लास का रॉड लेना है, ठीक है, कोई भी एक रॉड लेना है एंड उसको सिल्क के कपड़े से जो है उसको ऐसे रब करना है, उसको ऐसे घिसना है, ठीक है। तो घिसने से क्या होगा कि जो आपका ग्लास होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क में चला जाएगा। तो ग्लास से आफ्टर, ये हमारा एक रॉड था, ग्लास रॉड, एंड ये था कपड़ा, ठीक है, ये था कपड़ा। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस। जब आप लोग इसको रब कर रहे थे, ठीक है, घिस रहे थे, तो यहाँ से इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो यहाँ पे यहाँ चला आएगा, यहाँ से यहाँ चला आएगा, ठीक है। ओके, ये ग्लास है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, लेकिन इसका जो मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के बाहर, सबसे बाहर वाले कक्षा में, ठीक है, जिसको हम लोग वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, या फिर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सिल्क कपड़ा का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव बन जाएगा एंड ये आपका क्या बन जाएगा, दिस इज़ आवर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये घिसने के बाद होता है एंड यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हमारा डेवलप हुआ, ठीक है, इसको हम लोग वैसे तो कोई काम पे नहीं लगा सकते, इसको हम लोग फ्लो नहीं करा सकते, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इस कांच को अगर आप लोग कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वो डेफिनेटली ये आपका क्या करेगा, बोलो, ये आपका उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। एंड दोनों का जो चार्ज होगा वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, सिर्फ इसका वैल्यू अलग है। इसका नेगेटिव चार्ज होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन इसके पास जितना चार्ज है उसके पास भी उतना चार्ज है। चार्ज का वैल्यू सेम है, सिर्फ उसका नेचर जो है अलग है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, देखते हैं। तो हमें लेना है अभी एबोनाइट रॉड, ठीक है। एबोनाइट रॉड, एबोनाइट एक मटेरियल होता है, ठीक है। एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फार, ठीक है। ओके, एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फार। अब फार क्या है, फार एक्चुअली एक ट्री है, तो उस ट्री का जो छाल होता है, ठीक है, उससे भी कपड़ा बनाया जाता है। ओके, तो उस छाल को ही अगर हम लोग इस रॉड के साथ घिसेंगे तो क्या होगा, जो ये एबोनाइट रॉड है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा चार्ज, एंड जो फर है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मान लेते हैं दिस इज आवर एबोनाइट रॉड एंड दिस इज आवर फार, ठीक है, ये फार है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस बार यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। एंड ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। दोनों का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, बट इन दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया है इसलिए ये पॉजिटिव, एंड ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दिस आर द एग्जाम्पल, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखो, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसलिए बहुत ही स्लोली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे तो फिर आपको एक ही बार में सारी चीज़ें जो है याद हो जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा जो काम करना है वो क्या है कि आपको अपने जो टाइम है उसको हाथ पे रख के, ठीक है, टाइम रख के आपको पेशेंस के साथ क्लासेस जो है देखना है। ओके, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आज क्या है, 3 तारीख है दिसंबर का, एंड आप लोगों का एग्ज़ाम कब है, बोलो, एग्ज़ाम जनवरी में है, ठीक है। तो पूरा दिसंबर जो है आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप लोग रोज़ रोज़
एक सब्जेक्ट के 2 क्लासेस या फिर 3 क्लासेस करेंगे ना मेरे चैनल से, तो फिर क्या होगा, आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। एंड आपको क्लास देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है, जो भी क्लास में आप लोगों ने सीखे हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ऑल्टरनेट डे पे, ठीक है। 2-3 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा जिस अपने नोट से, तो चीज़ें जो है आप लोगों को ज़्यादा यादें रहेगी, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं जो फंडामेंटल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज, क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। ओके, कूलम्ब ये ऐसा यूनिट भी होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट भी कूलम्ब होता है। एंड फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि यही जो यूनिट है चार्ज के लिए हर जगह पे यूज़ होता है, ठीक है, हर जगह पे जो है यूज़ होता है, इसी को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज एंड ऑल्सो द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखो अब ये चार्ज क्या है, 1 कूलम्ब चार्ज हम लोग किसको कह सकते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज is the total amount of charge carried by किससे कैरी होगा, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके जितना चार्ज कैरी करता है उसको हम लोग 1 कूलम्ब कहते हैं। एंड एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है दोस्तों, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ठीक है। एंड इतना इलेक्ट्रॉन मिलके जितना चार्ज कैरी करेगा उसको हम लोग कहते हैं 1 कूलम्ब। तो फिर 1 कूलम्ब इजिकल टू क्या हो गया, 1 कूलम्ब इजिकल टू क्या हो गया, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक के पास कितना चार्ज है, -1.6 into 10 to the power -19, ठीक है। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर यहाँ से 1 निकलेगा, ठीक है। एंड ये क्योंकि कूलम्ब है तो ये भी कूलम्ब हो जाएगा, देखो दोनों तरफ कूलम्ब हो गया है, ठीक है ना। तो इतना इलेक्ट्रॉन मिलके जितना चार्ज कैरी करेगा उसी को हम लोग कहते हैं 1 कूलम्ब। ओके, चलो तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, चार्ज को छोड़ के आगे जाएंगे। अभी हम लोग आगे जाएंगे कहाँ पे बोलो, अभी हम लोग आगे जाएंगे कि ये जो चार्ज होता है दोस्तों, चार्ज ऑलवेज किसी एक लिस्ट वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। चार्ज जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, चार्ज इज ऑलवेज an integral multiple of a least charge value, ठीक है। अच्छा, चार्ज स्पेलिंग ये होगा चार्ज वैल्यू, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे कम कौन से चार्ज को मानते हैं, लिस्ट चार्ज क्या होता है, सबसे कम वाला चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही हम लोग लिस्ट चार्ज मानते हैं एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, चार्ज ऑफ ई, ठीक है। तो ये जो चार्ज होगा, किसी भी चीज़ का चार्ज अगर हम लोग देखेंगे तो वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब क्या है, चार्ज इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ई, एंड ये n इज इक्वल टू कहता है आपका +-1 +-2 +-3 +-4 एंड डॉट इस तरह से,
ठीक है। तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट वो आपका इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर बोले तो नंबर होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऑलवेज जो है ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही जो है हम लोग चार्ज को निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो इस बात को समझ लिए होंगे आप लोगों ने चार्ज को कैसे निकालते हैं। ऑलवेज चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड वो लीस्ट वैल्यू कौन सा होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ चार्ज का, जो कि बहुत ही काम का है। एक प्रॉपर्टी चार्ज का जो कि बहुत ही काम का है। क्या है कि लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attracts each other, ठीक है। मतलब क्या है, जो सेम जैसे चार्जेस होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा, ओके। वहीं पे अगर अनलाइक चार्जेस है, अलग अलग तरह के चार्जेस है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि देखो एग्जांपल, यहाँ पे ये है हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को वो क्या देगा, वो दूर की तरफ धक्का देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, दूर की तरफ इसको धक्का देगा। बट अगर ऐसा होता कि ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये दोनों अनलाइक चार्जेस है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अपने आप को जो है खींचता, ठीक है, अपने आप को जो है ऐसे खींचता। तो यहाँ पे काम करता आपका क्या, अट्रैक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे काम क्या करेगा, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन, ओके, ठीक है ना। बात समझ में आ, इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे कि मैग्नेट के लिए होता है कि सेम पोल्स रिपेल्स ईच अदर। अगर मैग्नेट के आप लोग नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल को रख देंगे तो मैग्नेट एक दूसरे को धक्का देगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, ठीक है। अगर वहीं पे आप लोग एक चुंबक की साउथ पोल लेते हैं एंड एक चुंबक की नॉर्थ पोल लेते हैं, उसको नज़दीक ले जाने से देखिएगा कि वो दोनों ऐसे अट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, चार्ज के लिए भी बिल्कुल सेम चीज़ होता है। सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। चलो, तो देखो, अब एक नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, बट वो किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा। एंड एक पॉजिटिव चार्ज किसको रिपेल करेगा, बोलो, किसको धक्का देगा, पॉजिटिव चार्ज को, एंड नेगेटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोगों ने एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ देखा था कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को हम लोग उत्पादित नहीं कर सकते एंड उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यही काम जो है हम लोग कर सकते हैं। एंड पूरे टोटल यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो नहीं बदल रहा, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। सिर्फ एनर्जी का जो है, जो उसका फॉर्म्स है, ठीक है, रूप है, वो चेंज हो रहा है। तो वही बात यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। द टोटल चार्ज इन an isolated system, always remains constant, ठीक है, always remains constant, but the charge can be can
be transferred from one part to another part of the system, ठीक है, of the system, such that the total charge always remain conserved, such that the total charge always remains constant। इसका मतलब क्या है कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि चारों ओर से घिरा हुआ, उससे ना बाहर कोई चीज़ जा सकता है ना उसके अंदर कोई चीज़ घुस सकता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब चारों ओर से बंद हुआ सिस्टम पे, ठीक है, इस सिस्टम पे जितना भी एनर्जी रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। द टोटल एनर्जी इनसाइड अ आइसोलेटेड सिस्टम वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ ये सिस्टम पे एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, इस पार्ट से, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। इस पार्ट से हम लोग एनर्जी को इस पार ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि इस ट्रांसफ़र के बावजूद भी इसका जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। चलो, तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बदले से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ है वो तो हम लोग जानते हैं ना, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोगों को अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट यू हैव टू राइट दिस पार्ट, ठीक है। द टोटल चार्ज in an isolated system always remains constant, but the charge can be transferred from one part to another part of the system such that the total charge always remains constant। ओके, बात समझ में आया। चलो फटाफट से अब इसको हटा देते हैं। अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं अभी, वो क्या है बोलो, वो है कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछा जाता है अनेक बार, जो है इसको डायरेक्टली पूछा गया है व्हाट इज़ द कूलॉम्स लॉ एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑब्टेन्ड फ्रॉम कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी पूछा गया था। ओके, चलो फटाफट से हम लोग अब कूलॉम लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। टाइम हमारे पास नहीं है उतना ज़्यादा। कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा ठीक तरह से लिखता हूं, कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस क्या है, इज कंडीशन नंबर 1 कहा गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड लिखते हैं, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट of the
2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो पहले तो लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them। ठीक है, between them। एंड ये जो फोर्स है, ये फोर्स कहा गया है द फोर्स इज acting through the line joining through, या फिर हम लोग along लिख सकते हैं, along the line joining the two point charges। ठीक है, ओके। तो दिस इज द कूलम्स लॉ। तो अगर आपको कूलम्स लॉ पूछा जाए तो डेफिनेटली आपको ये तीनों पॉइंट जो है लिखना है। तो कहा गया है कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज, तो जैसे कि हम लोग ने देखा था कि सेम चार्जेस जो है वो क्या कर रहा था, एक दूसरे को धक्का दे रहा था, रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, एंड जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अपने ओर जो है खींच रहा था। ठीक है, यहाँ पे सेम चार्जेस है तो फिर रिपल्शन होगा, एंड यहाँ पे अगर अनलाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स एक्टिंग कर रहा है, फोर्स जो काम कर रहा है, रिपल्सन फोर्स या हो आपका अट्रैक्शन फोर्स, जो भी फोर्स काम कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है कहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। तो दोनों जो पॉइंट हम लोगों ने लिए हैं, दोनों पॉइंट के जितना भी चार्ज है दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके साथ आपका क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होगा तो फिर तो जो फोर्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर करेंगे उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये जो डिस्टेंस और भी ज़्यादा जाएगा तो हमारा जो फोर्स काम कर रहा है वो और भी कम हो जाएगा। फोर्स जितना ज़्यादा जाएगा, फोर्स आपका क्या है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स उतना कम जाएगा। ठीक है, एंड ये जो फोर्स काम कर रहा है दोस्तों, ये फोर्स दो पॉइंट को जिस लाइन से हम लोग जोड़ रहे हैं, ये जो लाइन है डायरेक्टली हम लोग लाइन को अगर जोड़ देंगे तो इसी लाइन बराबर जो है ये फोर्स काम करता है। ठीक है, ओके, इसी लाइन बराबर जो है काम करता है। तो देखो अब इन सभी बातों का हम लोग निकालते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम लोग मान लेते हैं हम लोग कैसे यहाँ पे इसको आप लोगों ने लिख लिए हैं तो फटाफट से लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अभी हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, देन वहाँ से हम लोग जो है चार्ज की यूनिट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो इतना ही जो है हम लोग आज करने वाले हैं, एंड उसके बाद अगर टाइम रहता है तो फिर देखेंगे क्या होता है। चलो, तो हम लोग मान लेते हैं देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, लेट देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r। ठीक है, बाय डिस्टेंस r। तो दो पॉइंट है, दो पॉइंट चार्जेस है, सपोज दिस इज आवर पॉइंट चार्ज एंड दिस इज आवर पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे ये Q1 एंड ये Q2, दोनों का ये मैग्नीट्यूड हो गया, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r। ओके, दैट इज r। तो मैंने ये कंडीशन आप लोगों को दे दी है। अब क्या करना है, कूलम्स लॉ का हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है। तो कूलम्स लॉ कहता है कि जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा? जब इन दोनों का चार्ज पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों को धकेलेगा, ठीक है। अगर एक का ये आपका माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को ये खींचेगा, तो इसके बराबर जो है फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। तो ये दोनों प्रोडक्ट, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मल्टीप्लाई करके अगर ज़्यादा मिलता है हमें तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कम ये प्रोडक्ट मिलता है, हमें कम मिलता है, कम आंसर निकलता है, तो उसका मतलब फोर्स भी कम लगेगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन कह रहा था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन है वो किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसका स्क्वायर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ओके, ये दोनों कंडीशन हमें बताए गए हैं। एंड तीसरा कंडीशन क्या था कि इस लाइन बराबर काम करेगा। ओके, तो वहाँ से हम लोग कुछ नहीं ले सकते, बस ये दोनों पॉइंट से हम लोग ले सकते हैं। तो आफ्टर कंबाइनिंग हमें क्या मिलेगा? आफ्टर कंबाइनिंग हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस साइन को अगर हटाएंगे तो इसके लिए हमें लाना होगा एक कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस K को हम लोग क्या कहते हैं? K इज द कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। here K is the constant of proportionality, ठीक है। ओके, एंड जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, which is known by, which is termed as, and K is क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसका वैल्यू की बात करें, K की वैल्यू SI यूनिट पे, इन SI यूनिट K का अगर वैल्यू की बात करें तो ये डिफाइन करके रखा गया है हमारे लिए, ठीक है। इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ हमें याद करना है। ये होता है आपका ये होता है 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई, एंड ये होता है आपका परमिटिविटी एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू फॉर K इन SI यूनिट। एंड इसको अगर देखेंगे तो ये होगा 9 × 10⁹ इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या होगा? दिस इज कूलम्ब, एंड नीचे होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब, ठीक है। तो ये हमारा होगा, एंड नीचे होगा ये कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड ये होगा कूलम्ब का इन्वर्स। K का इन्वर्स इधर आएंगे तो अच्छा, ये आएंगे तो दिस इज आवर यूनिट, ठीक है। चलो, तो यूनिट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरा, तो ये होगा इसका वैल्यू, K का वैल्यू, या फिर हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो K का यूनिट भी आप लोगों को पता चल गया है। K इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उसका वैल्यू है 9 × 10⁹, एंड उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम्ब स्क्वायर। क्योंकि K का वैल्यू यहाँ पे निकालो, ओके, K का वैल्यू यहाँ पे निकालो, क्या होगा? फोर्स होगा, एंड नीचे ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड ये Q1 Q2। तो देखो, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, एंड आर का आर बोले तो डिस्टेंस, इसका मीटर स्क्वायर, एंड ये चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम्ब, तो कूलम्ब का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली K का यूनिट आ गया। तो इसी को मैं डिफाइन कर रहा था अपने आप, ओके, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं था। चलो, ये हो गया हमारा K का वैल्यू। K इज द, तो आफ्टर यूजिंग द वैल्यू ऑफ K, वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो हम लोगों ने साइन यूज़ किए हैं, ये वाला साइन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है,
ये क्या है दोस्तों, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो फ्री स्पेस में चार्ज जो है उसका परमिटिविटी क्या है, फ्री स्पेस का वही वैल्यू है E0। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मैग्नेट में। ठीक है, मैग्नेट में, या फिर उससे आगे भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, तब हम लोग इसको समझेंगे। एंड ये वाला टर्म आगे जाके हमें मिलेगा, फिर से मिलने वाला है। ओके, तब इसको फिर से हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे इस केस के लिए आप लोग कितना मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले आते हैं। हम लोगों ने क्या डिराइव कर लिए हैं, कूलम्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी डिराइव कर लिए हैं। फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, एंड इसी फॉर्मूला से आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अगर आपको कूलम्स लॉ पूछा जाए तो आप लोगों को कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट तो पहले लिखना है, देन उसके बाद ये भी चीज़ें जो है आप लोगों को कर देना है। ठीक है, ओके, मतलब कूलम्स लॉ के साथ कूलम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको फ्री में लिख देना है, एक के साथ एक फ्री। ओके, बाय वन गेट वन वाला ऑप्शन आपको देना है एग्ज़ाम पे। चलो, तो अब हम लोग यूनिट ऑफ चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, तो ऐसा यूनिट पे क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम्ब, जिसको हम लोग ओनली C से डिनोट करते हैं। ठीक है, कूलम्ब। ओके, कूलम्ब। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग फोर्स जानते हैं, ये फोर्स हो गया। फोर्स इक्वल टू क्या है, 1/4 ये Q1 Q2 बाई R2। तो इन SI यूनिट हम लोग क्या करते हैं कि Q1 इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंड Q2 इसको भी 1 मान लेते हैं, 1 कूलम, एंड R जो है 1 मीटर मान लेते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, F इजिकल टू मिलेगा 1/4 पाई साइड नॉट इंटू 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹, तो ये हो जाएगा न्यूटन। ओके, ये हो जाएगा न्यूटन। अगर 2 यूनिट चार्ज, ठीक है, 2 यूनिट पॉइंट चार्ज, देखो 2 पॉइंट चार्ज हम लोगों ने लिए हैं, Q1 एंड Q2, दोनों का जो चार्ज है वो यूनिट चार्ज है, 1 कूलम, एंड उसको हम लोगों ने यूनिट डिस्टेंस पे रखा है, मतलब 1 मीटर पे रखा है। तो उसके बीच में कितना फोर्स काम करेगा, डेफिनेटली ये वाला फोर्स काम करेगा। ठीक है, एंड यहाँ से ही जो है हम लोग कूलम का एक और एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ 1 कूलम इज दैट amount of charge, 1 coulomb is that amount of charge that repels an equal and similar charge, that repels and similar equal charge with a force of 9 × 10⁹ Newton when placed in vacuum at a distance, at a distance of 1 मीटर। ठीक है, तो देखो 1 कूलम चार्ज क्या है, 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है, अगर हम लोग 2 पॉइंट चार्ज को 1 मीटर दूर पे रखेंगे। ठीक है, 1 मीटर दूर पे रखेंगे, एंड दोनों इक्वल चार्ज रहेगा। ठीक है, दोनों इक्वल चार्ज रहेगा, तो
जिस चार्ज की वजह से ये वाला पॉइंट चार्ज इस पॉइंट चार्ज को धक्का देगा, कितना फोर्स से, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स से इसको धक्का देगा, तो उसी चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, 1 कूलम्ब चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आया। 1 कूलम्ब चार्ज के 2 पॉइंट चार्ज को अगर हम लोग 1 मीटर डिस्टेंस पे रखेंगे तो उसके बीच में जो रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 10 to the power 19 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके दोस्तों, चलो ये हो गया। एंड अगर हम लोग बात करें CGS यूनिट पे, तो CGS यूनिट पे पूछा नहीं जाता है, लेकिन CGS यूनिट पे आप लोग लिख सकते हैं स्टैट कूलम्ब। ठीक है, स्टैट कूलम्ब बा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कूलम्ब, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, नॉट कूलम्ब, ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो SI में मैंने तो लिखा दिया आप लोगों को, अब CGS में भी लिखा देता हूँ। CGS में चार्ज का यूनिट होता है स्टैट कूलम्ब। CGS में चार्ज का यूनिट होता है स्टैट कूलम्ब। CGS यूनिट स्टैट कूलम्ब और ESU। ठीक है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU का फुल फॉर्म क्या है, ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। 1 कूलम्ब इजिकल टू क्या होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। ओके, एंड इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टैट कूलम्ब एंड कूलम्ब। ओके, ठीक है, चलो तो अब जो है एक और चीज़ रह गया है, दैट इज आवर कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलो उस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी क्लास में। 5 से 6 मिनट लगेगा, एक ही बार में कर लेते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो अलग सा टॉपिक है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड क्लास थोड़ा सा लंबा होने से कोई तकलीफ नहीं, आप लोग थोड़ा सा जो है क्लास को फास्ट करके देख सकते हैं। ओके, और पूरे 24 घंटे में, पूरे 24 आवर्स में अगर आप लोग मेरे को 1 आवर देते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो फिर इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। ओके, सिर्फ 1 ही घंटा तो देना है एक क्लास के लिए। कितने घंटे आप लोग मोबाइल पे ऐसे ही बिता देते हैं गेम खेल के, इधर उधर घूम के। तो अपने करियर के लिए, अपने अच्छे रिजल्ट के लिए अगर आप लोग 1 घंटा देंगे तो इसमें तकलीफ़ होने जैसा कोई बात है नहीं, लेकिन आप लोगों को तो तकलीफ़ होता है ना, आप लोग तो सुनते ही नहीं। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 2 पॉइंट चार्ज को अगर एक डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो उसके बीच में इधर आपका रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा, वो डिपेंड करता है चार्ज कैसा है। ठीक है, ओके। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे जो पूरे यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने ओर जो है खींचता है। ठीक है, अपने ओर क्या करता है, खींचता है। जैसे कि हमारा ये सन हो गया, ठीक है, दिस इज आवर सन, एंड इसके चारों ओर क्या घूमते हैं, प्लेनेट घूमते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, तो ये सन अर्थ को जो है अपने ओर खींचता है, ओके, एंड अर्थ भी सन को अपने ओर खींचता है। तो दिस इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज कॉल्ड आवर ग्रेविटेशनल फोर्स।
एंड हम लोग ये भी कह सकते हैं जैसे कि पृथ्वी, ठीक है, हमारे अर्थ अपने सेंटर की ओर जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। हम लोग पृथ्वी के सरफेस में हैं, सतह पर हैं, ठीक है, एंड अर्थ जो है हमें खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो दो ऑब्जेक्ट, हमारे पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहा है, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि सिर्फ अर्थ ही इसे खींच रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को अर्थ ही खींच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन अर्थ का जो साइज है हम लोगों से कई लाख गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी तरफ से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट का, ठीक है, लेकिन अर्थ का जो फोर्स है हम लोगों को खींचने का वो ज़्यादा है। दैट इज़ वाई हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग अर्थ को खींच रहे हैं, अर्थ ही हमें खींच रहा है। ओके, चलो तो फिर अब हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। पहले सिमिलरिटीज देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसिमिलरिटीज देखेंगे। सिमिलरिटी क्या क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, देन उसके बाद हम लोग जो है डिफरेंस या फिर डिसिमिलरिटीज देखेंगे। सिमिलरिटीज का मतलब तो जानते होंगे ना, एक जैसे क्या क्या है, बोथ फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि हम लोगों ने कहा था ना, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए सेम होता है, देखो ये हमारा क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2, ठीक है। एंड अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो होगा M1 M2 बाई R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखो ये दोनों क्या है, एक जैसे फॉर्मूला है, तो दोनों ही आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ओके, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों ही जो है ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के साथ क्या है, प्रोडक्ट के साथ आपका प्रोपोर्शनल है। बोथ फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू masses और चार्जेस, ठीक है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो मासेस होगा, दो मास के जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए वो चार्जेस का जो है प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तीसरा सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, अब ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स हम लोग किसको कहते हैं, देखो ये एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों ही सेंटर टू सेंटर अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो इसी लाइन बराबर क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, ठीक है। सेंटर टू सेंटर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसी के बराबर, तो इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है सेंट्रल फोर्स। ओके, तो बोथ आर सेंट्रल फोर्स। ओके, ये एक सिमिलरिटी हो गया। देन उसके बाद चौथा क्या है, बोथ कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वैक्यूम पे भी क्या करता है, काम करता है, वैक्यूम पे भी दोनों काम करता है। तो दिस आर द सिमिलरिटीज, ठीक है, दिस आर द सिमिलरिटीज। अब हम लोग अगर डिसिमिलरिटीज की बात करें, डिसिमिलरिटीज अच्छा स्पेलिंग, डिसिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज एक ही एल होगा यार, इधर एक ही एल लिखा, इधर दो एल लिख दिया मैंने। तो डिसिमिलरिटीज क्या है, देखो अब एक नंबर, सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव, ठीक है, मतलब पृथ्वी चांद को जो है अपने ओर ऑलवेज खींचेगा, उसको धक्का नहीं देगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, जैसे कि पृथ्वी हम लोगों को अपने ओर ऑलवेज खींचते रहता है, वो धक्का नहीं देता कभी,
ठीक है, तो वो एक ही जैसा होगा, ऑलवेज एट्रैक्टिव। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ESF में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है, ओके, बात समझ में आया। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपका एट्रैक्टिव और, अच्छा इतना छोटा लिखने से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं हटा के थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। कैन बी बोथ ना लिख के एदर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। एदर कैन बी एदर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है, ओके। चलो ये तो पहला हो गया। ये देखो, अब देखो दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on medium but electrostatic force does। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उस कौन से मीडियम पे हम लोग ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q1 और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q2। अब इसके यहाँ सराउंडिंग जो मीडिया रहेगा, ठीक है, जो मीडियम रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कोई मतलब है नहीं, ठीक है, कोई भी मीडियम लाओ आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। तीसरा एंड आखिरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक forces are much stronger than gravitational force, ठीक है। चलो, दिस आर द सिमिलरिटीज एंड दिस आर द डिसिमिलरिटीज। तो ये सभी चीज़ें जो है आप लोग अपने नोट में लिखिएगा एंड इसको जितना भी पढ़े हैं आप लोग अभी तक सब चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ओके। प्रैक्टिस ही आपका क्या है, स्ट्रेंथ है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनते जाएंगे, उतना ही आप लोग मजबूत होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट, रिवीजन इज़ मस्ट, ठीक है। एक बार मैंने सीख लिया बस हो गया काम, ऐसा नहीं करना है। जो सीखा उसको फिर से रिवीजन करो, उसको ट्राई करो, ओके। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग को पढ़ना है। अभी हम लोग इस चैप्टर को जो है आने वाले कुछ दिनों में ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि दिसंबर के अंदर हमें बहुत सारे जो टॉपिक है ख़त्म करना है, बहुत सारी यूनिट्स जो है ख़त्म करना है। तो ये अब देखते हैं कैसा होता है, कैसे। चलो, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना। थैंक यू वेरी मच।